अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम अपने मौज़ूआत और सवालात के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। पहला सवाल यकीनन अवामी पल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो हम आज रखने जा रहे हैं महंगाई के हवाले से, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ बयानिए, बड़े सारे नैरेटिव्स इस हवाले से बिल्डअप होते हुए नजर आते हैं। एक हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ और दूसरी तरफ अपोजिशन का। सवाल मुलाहिज़ा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल ये तमाम जो दोनों बयानिए हैं वो हमारे सामने हैं। ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से कल वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब शिबली फराज ने जब प्रेस टॉक की तो उन्होंने ये कहा कि दीगर जो मुआशी अशाइये हैं और जो इंडिकेटर्स हैं, ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक मैक्रो इकोनॉमी से है, जैसे तरसीलात हो गई या तिजारती खसारा हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट का स्टेटस हो गया, वगैरह वगैरह, यहाँ तो हमें मुस्बत जो फिगर्स हैं, आदाद शुमार हैं, वो मौसूल हो रहे हैं बावजूद कोरोना वायरस की मौजूदगी के। लेकिन उसके बाद जो महंगाई का सिर्फ एक जो ये एक पर्टिकुलर एक अशारिया है या फिर ये जो एक इंडिकेटर है, ये डिसमल नजर आता है। नाजरीन, इसके बारे में बात करना हकीकी तौर पे जरूरी इसलिए है क्योंकि हकीकी तौर पे रियलिस्टिकली स्पीकिंग और ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो यही एक वो फिगर है जो कि एक आम आवाम को अवामी सतह पर इम्पैक्ट करता हुआ नजर आता है। लिहाजा इस वजह से जो बयानिए हैं वो भी हमें बड़ा नेचुरली स्पीकिंग नजर आ रहे हैं। एक तो आटा और चीनी की किल्लत दोबारा ना हो जाए, जैसे कि कुछ माह पहले हमने एक बहुत संगीन बहरान देखा था, उसके ऊपर कमिटीज बनी, इंक्वायरीज हुई, मामला अदालत भी गया, वगैरह वगैरह। दोनों इन उमूर पे आटा और चीनी जो बहरान हमने देखा था, उस किस्म की कोई सूरत हाल खुदा ना खास्ता दोबारा ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने कल एक बड़ा हाई लेवल इजलास बुलाया। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को उसमें एंगेज किया गया और ये कहा गया कि जीरो टॉलरेंस रखी जाए किसी भी तरह की होर्डिंग या जखीरा अंदोजी के खिलाफ। नाजरीन, एक दफा फिर से ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आटा हो या चीनी हो, ये जो अशियाए खुर्दोनोश है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, आखिर किधर जा रही हैं? एक तो हम एक तरफ बात कर रहे हैं और हुकूमत की ये स्ट्रेटजी लाना चाह रही है क्योंकि ये कहा गया है कि दरामद कराई जाए अब गंदुम, ताकि सप्लाई ज्यादा हो और किसी किस्म की किल्लत ना हो, किसी किस्म का शॉर्टेज ना हो। एक तो ये बात, एक स्ट्रेटजी तो बड़ी सामने हमारे आ गई है। लेकिन बात यह है कि अगर हम ऑलरेडी दरामद भी कर लेते हैं गंदुम और मंगवा भी लेते हैं, सप्लाईज भी बढ़ा देते हैं, तो होर्डिंग हमें फिर भी उसी तरह से रोकनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि जब तक होर्डिंग नहीं रुकेगी तो चाहे जितनी मर्जी वाफिर मिकदार में गंदुम हो या चीनी हो, जब तक उसकी होर्डिंग के ऊपर हम लोग रोक टोक नहीं लगाएंगे, काबू नहीं लगाएंगे, तब तक ये मामला शायद उस तरह से नहीं एड्रेस हो पाएगा। अभी भी एज वी स्पीक इनकी कीमतें हाइक कर रही हैं और इस हवाले से यकीनन फौरी तौर पर जो हिकमत अमली है या लाहे अमल है वो अब सामने आना चाहिए ताकि अवाम इससे मुतासिर होने से बच जाएं। अपोजिशन का जो इस पे मौक़िफ़ है नाजरीन, यकीनन क्योंकि ये इस किस्म का एक फिगर है, यहाँ पर हमें महंगाई की शरह में क्योंकि इजाफा नजर आ रहा है और फिर इस किस्म की ऑलरेडी कोई चीज़ें जन्म ले रही हैं प्राइस हाइक के हवाले से, तो फिर अपोजिशन अपना एक मौक़िफ़ नजर रखती हुई नजर आती है। वो कहते हैं कि जी हम बेसिकली अवाम के इन इशूज़ पर सड़कों पर आना चाहते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, एट द एंड ऑफ द डे इस मसले को एड्रेस करना हुकूमत की तरफ से ये जो लाए अमल है, इसको मजीद हमने किस तरह से अग्रेसिव बनाना है और ये जो होर्डिंग है, ये मामलात किस तरह से रोकने हैं। हुकूमत ने फिर ये भी बात की है कि सिंध को चाहिए, क्योंकि सिंध वीट प्रोड्यूसिंग है, तो वीट प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, तो उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गंदुम रिलीज करें और जो इंटर प्रोविंशियल स्मगलिंग है सिंध और पंजाब के दरमियान, उसको भी फौरी तौर पर रोका जाए। सिंध हुकूमत क्या उस तरह से मावनत करेगी इस मामले में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आज हम उठाना चाहते हैं। इसी पहले मौजू को जेर बहस रखते हुए विद अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल में तारुफ करा दूं, गजाला सैफी साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप, और जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगी वाया स्काइप हमारे साथ हैं। थैंक यू गजाला साहिबा आपके वक्त के लिए और आपने हमें ग्रेस किया है हमारे पैनल को। नाजरीन, साबिर बलोच साहब शॉर्टली हमें ऑन द फोन लाइन ज्वाइन कर चुके हैं, बल्कि वेलकम जी साबिर साहब, खुश आमदीद आपको भी। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट के और स्टॉलवर्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो आपसे हम लोग आपकी जमात और
अपोजिशन के जो मौक़िफ़ हैं दोनों अमूर पे शामिल गुफ्तगू रखेंगे। थैंक यू साबिर साहब वंस अगेन। सलमान गनी साहब नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और वेरी हाउस होल्ड नेम, हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं और आपका तज्ज़िया तबसरा हम तमाम जो सियासी पर्सपेक्टिव्स हैं वो जानने के बाद आपसे हासिल करेंगे कि आप फिर इन दोनों को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और कैसे वे कर रहे हैं। वेलकम सलमान साहब, खुश आमदीद आपको बहुत बहुत। नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हुए साबिर साहब का अगर पहले मौक़िफ़ आ जाए। साबिर साहब, ये जो महंगाई का एक मौजू है, महंगाई का एक मसला है, इसको अपोजिशन भी बड़े अग्रेसिवली टेकअप कर रही है। आपने कहा है कि दरअसल ये वजूहात हैं जिसकी वजह से अपोजिशन सड़कों का रुख कर रही है। एक तो ये फरमाइएगा कि क्या आप कोई दीगर कंस्ट्रक्टिव तरीके से हुकूमत का अगर साथ दे सकते हैं बतौर एक अहम स्टेक होल्डर, क्योंकि सिंध हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी की है, और ये बार बार कहा जा रहा है कि सिंध को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गंदुम रिलीज की जाए ताकि खुदा ना खास्ता पूरा मुल्क किसी बहरानी कैफियत से बच पाए। तो ये क्यों बार बार शिकायत आ रही है और सिंध हुकूमत आया ये कब ये काम में बिस्मिल्लाह करेगी? देखिए मोना, एक बात मैं आपको बताऊं कि यानी कि इट्स नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं करता, इससे पहले भी माजी में आप देख लें, ये पाकिस्तान में आपको पता है कि ज़राई पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और चाहिए भी ये कि यानी ज़राअत को बहुत ज़्यादा यानी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी छोटा मोटा किसान हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है कि गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की जो है ना यानी उसके प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर नहीं आता। और ये जो गवर्नमेंट है पिछले 2-3 साल से 2-2.5 साल से चल रहा है, ये इसने भी ज़राअत के मामले में कोई यानी इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि जिसमें आप यानी कोई ऐसी इंसेंटिव नहीं दिए आपने फार्मर को कि वो एक जो है ना वो इसमें दिलचस्पी ले। और अभी हालांकि आप बाहर के मुल्कों को देखें कि वहाँ पे जो फार्मर्स के और इनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो बाकायदा इंश्योर होती हैं। अच्छा, अगर किसी वजह से नुकसान भी हुआ तो उनको बाकायदा वो इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट उनको जो है ना वो कॉम्पनसेशन वगैरह दे देती है। अच्छा, हमारे पास तो जी आप थोड़ा सी इंश्योर है या नहीं है या कॉम्पनसेशन की बात, अभी किसी भी फार्मर को वो मर बना के जाके जो है ना 2-4-5 लाख रुपए का अगर कहीं लोन ले लिया और कोई छोटी सी जो ना वो उसने कोई ट्रैक्टर ले ली या कोई हार्वेस्टर खरीदा है कुछ, तो यानी ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के लोग इस तरह पीछे पड़ते हैं, इस तरह उसकी जिंदगी अजीरन करते हैं 4-5-10 लाख रुपए के लोन के। अच्छा, ऑन द अदर साइड आप जो है ना इंडस्ट्रीज को देखें, इंडस्ट्रियल वो अरबों रुपए के लोन खा के बेचते हैं, खा जाते हैं, पता नहीं चलता उनका। अच्छा, वो इतनी और इन्वेस्टिंग करते हैं चीजों को अपने मशीनरी के नाम पे कि यानी कि करोड़ों रुपए अदम कर जाते हैं, अरबों रुपए खा जाते हैं कोई। अच्छा, अभी आप देखें फार्मर के साथ क्या रवैया है और इंडस्ट्रीज के साथ क्या रवैया, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि यहाँ पर फ्लोरिश नहीं कर रही है आपकी एग्रीकल्चर। यहाँ पे लोग जो है ना वो नहीं ले रहे हैं, यानी जमींदार और हारी जो है ना वो नहीं ले रहे, इसलिए कि जब बेचने का टाइम आता है क्रॉप को तो वहां पर एक माफिया बैठा हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली यही तो असल में बात है सर कि ये जो जिस कार्टेल या माफिया का आप खुद तस्करा कर रहे हैं, आपको लगता है दरअसल ये वजूहात हैं जिस वजह से अवाम को अल्टीमेटली भुगतना पड़ता है? और क्या आप कोई मजीद कंस्ट्रक्टिव तरीके से हुकूमत के साथ दे सकते हैं इस मसले को अबूर करने में? क्योंकि आपको बार बार ये कहा जा रहा है ना कि सिंध को चाहिए कि गंदम ज्यादा से ज्यादा रिलीज करें। भाई देखो, ये सिंध की बात नहीं है। सिंध में क्या देखो ना, मसला इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रोविंसेस, ये सिंध नहीं है या पंजाब नहीं है, फलाना नहीं है, ये तो जमींदार है, आरी है, उसके साथ ताल्लुक है। चाहे आरी कहीं का भी हो वो आरी है, जमींदार जमीन के पास है, चाहे सिंध का है चाहे पंजाब का है। वो जब तक देखो उसको आप जब तक कि उसको आप प्रेसिडेंट नहीं देंगे आप, यानी अब आप मैं आपको एक कर लूँ, आप हिंदुस्तान में जाकर देख ले, इस पंजाब जो आपके साथ ही है, अच्छा वहां पर यानी जमींदारों को बिजली फ्री है, यानी उनसे कोई चार्ज नहीं करते। आप ईरान में जाकर देखिए
ईरान में आप छोटी मोटी जो लोग जमींदारी करते हैं, बड़ी जमींदारी जो भी करते हैं, उनको जनाब उनको बीज गवर्नमेंट देती है, उनको हाँ, ये तमाम चीजें, यस, R&D ये सब बल्कि चीजें। हमारे बीजों पे होना चाहिए, R&D हो, कोई जिद्दत आए इसमें। साबिर साहब, एग्जैक्टली। आपने बड़े अहम कुछ मसाइल की आपने निशानदेही की है। आपको दोबारा, बल्कि क्योंकि ऑडियो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, दोबारा रिकनेक्ट भी आपको करती हूँ ताकि मैं वापस आपकी तरफ आऊँ। गजाला साहिबा, बड़े सारी चीजें हैं जो कि पिन पॉइंट की हैं जनाब साबिर बलोच ने। ये तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। ज़राअत की पॉलिसी हो, किसानों को उनका मुआवजा भी फेयरली मिले, कंपनसेशन मिले, हमारे बीच में R&D वगैरह हो, ये भी कुछ उमूर हैं। लेकिन हुकूमत का जो एम्फेसाइज नजर आ रहा है या एम्फेसिस नजर आ रहा है, वो ज्यादातर कार्टल्स के हवाले से नजर आ रहा है। आप क्या आइडेंटिफाई करती हैं? ये जो मसाइल जो साबिर साहब ने बयान किए हैं, दरअसल ये वजूहात हैं जिस वजह से किल्लत हो रही है बार बार, या फिर ये कार्टल्स की मौजूदगी है? और सर, अगर कार्टल्स की मौजूदगी है भी, तो फिर वो भी तो गवर्नमेंट की ही तरफ तमाम तवज्जो मरकूज है, गजाला साहिबा, कि आप इन कार्टल्स पे कोई काबू करें। देखिए, तो साबिर साहब ने प्रोग्राम में बुलाया था, मगर साबिर साहब ने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की जो ड्यूबल हैं, और इसमें वो ड्यूबल है, मगर उनको ड्यूबल बनाना है। अगर ये आइडेंटिफाई करते हैं तो में भी इनको ड्यूबल बनाना है, और पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में भी इनको ड्यूबल होना चाहिए, और बहुत हद तक है भी। बहुत सारे जो बिग लैंड होल्डिंग थे, उन्होंने आसान समझा गेहूं की काश्त के बजाय शुगर केन की काश्त करना, और शुगर केन की काश्त क्योंकि आसान लगी, ज्यादा उस पे कैश क्रॉप था, ज्यादा पैसा मिलता था, इसलिए उन्होंने शुगर केन को ज्यादा लगाया, जिसमें पानी की भी जरूरत ज्यादा है। और उसमें फिर हारी जो थे उनको भी उनका ड्यू नहीं मिला, शेयर जो उनको मिलना चाहिए। शुगर केन वाले जो थे वो हो गए विद इन नो टाइम, मतलब हारी की कंडीशन जो है वो बद से बदतर होती चली गई। तो इन ये चीजें मुसलसल एड्रेस होती रही हैं, इस बारे में बात होती रही। दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अलग से एक मिनिस्ट्री तश्कील दी है, जिसको फखर इमाम कर रहे हैं, जी, फूड जो मिनिस्टर तमाम फखर इमाम के साहब साथ हैं डील आजकल। करती है। यस। मगर पार्टनर्स जो हैं वो अपनी जगह एक अहम किरदार अदा करते हैं, और ये जो होर्डिंग का जो निज़ाम है, जो पाकिस्तान बनने के कुछ सालों के बाद से ये कंटिन्यू हुआ और आज तक हो रहा है, तो जिसमें लोग जो है वो काश को जमा करके और बंद कर देते हैं। कई दफा वो उसको फिनिश फॉर्म में, कई दफा रॉ फॉर्म में उसको रख देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में किल्लत हो जाती है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सीरियसली एड्रेस किया है, और उन्होंने और सारे प्रोविंसेस में, तमाम प्रोविंसेस जिसमें पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, इस बात का खास उन्होंने इंडिकेशन दी है और खास तौर पे अहकाम जारी किए हैं कि कहीं पर भी अगर किसी किस्म की भी होर्डिंग वाला माफिया मौजूद है तो उसको स्ट्राइक करें, उसको हिट करें। और अच्छा इस गजाला किस्म के साहिबा, माफिया एक इजाजत दीजिएगा, मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि देखें, चीनी वाले मैटर पे तो काफी तवील इंक्वायरी भी हुई, फाइंडिंग्स भी हमारे सामने आई, उसमें बड़े पार्टीज के लोग, आपकी अपनी जमात के हवाले से भी नाम आए, एलाइज के भी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ओमनी ग्रुप, बेसिकली ये तमाम चीजें कुछ सामने आई हैं। तो ये बताइएगा, ये तो ऑलरेडी फाइंडिंग्स मौजूद हैं, फिर अब वो लीगल एक तकाजा बन गया है क्योंकि ये तमाम लोग अदालत चले गए, लेकिन गंदम वाले मैटर पर तो उस तरह से इंक्वायरी भी एज सच जो है वो ऑनगोइंग तो थी, FIA वगैरह ने उसको प्रोब किया था, लेकिन कुछ रेवलेशन नहीं हुई, कुछ सामने नहीं आया। देखिए, हर चीज जो भी मिसअप्रोप्रिएशन होती है वो ऐसा नहीं होता कि वो चीजें आंखों से गायब हो जाएं या गवर्नमेंट को नजर ना आए या वो जाएंगे। गवर्नमेंट को जब नजर आती हैं, आइडेंटिफाई होती हैं, उनके ऊपर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, और हमेशा लिया जाएगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अवाम के लीडर हैं, और वो आम लोगों को आसानियां पहुंचाना चाहते हैं। और इस किस्म के माफिया जो कि जमा करते हैं, वोट करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, चाहे उनका ताल्लुक उनकी पार्टी से क्यों ना हो, क्योंकि जब इंसाफ का निजाम आता है तो उसमें अक्रॉस द बोर्ड तहकीकात होती है। तो ये देखिए कि मेरे ख्याल में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ होगा, ना हम कभी सोच सकते हैं
कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में कभी भी कोई ऐसा वक्त आया हो कि जहाँ पर उन लोगों को को टास्क दिया गया हो जो कि आपके सही है, अपने यानी अभी भी उम्मीद रखी जाए कि नहीं, आप सिर्फ हमारी हुकूमत का ऑप्टिमिस्टिक एक रहा पूरा जाए कि कोई इम्तिहाज है एक्शन होगा। कि जो लोग अगर मिसअप्रोप्रिएशन या मिसकंडक्ट या करप्शन का शिकार होंगे तो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, और खास तौर पे उन लोगों को जो कि अगर वो पार्टी के हों या पार्टी से बाहर हों या हाँ, किसी और पार्टी से हो, कोई और धंधे से ताल्लुक हो, किसी भी किस्म का अजनास से ताल्लुक हो, तो उन्हें जरूर टेकिंग के साथ किया जाए। राइट, ठीक है, यानी कि अभी भी उम्मीद रखी जाए कि एक्शन होगा। सलमान साहब, आपने दोनों की आरा सुनी है। एक तो वैसे भी आइडेंटिफाई किया गया है जैसे साबिर साहब की तरफ से कि क्या क्या मसाइल हैं। साबिर साहब हमारे साथ दोबारा भी मौजूद हैं। साबिर साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ। एक क्विक हम राउंड इसी मौजू पे दोबारा लगाएंगे, फिर हम दूसरे अपने सियासी मौजू की तरफ रुख करेंगे आप तमाम के साथ। तो सलमान साहब, बैक टू यू सर। ज़राई तौर पर आइडेंटिफाई किए साबिर साहब ने मसाइल कि क्या क्या वैसे जनरली स्पीकिंग पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन इसके अलावा जो इंक्वायरीज वगैरह थी जो अभी हालिया बहरान रहे हैं, चीनी का हो या आटे का हो, आपको लगता है सर कि जब तक उन लोगों को सजा नहीं होगी गालिबन तब तक कोई नया बहरान जन्म ना ले, ये पूरी तरह इंश्योर नहीं हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहबा, आपके दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मसाइल की निशानदेही की है। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक महंगाई का रुझान आया है जो हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान बना है, ये क्यों बना है? देखें, असल इशू क्या है? असल इशू है गवर्नेंस का इशू। अभी 2 माह पहले तो हमारी हुकूमतों ने, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध ने, अपने टारगेट पूरे किए ख़रीदारी के। जी दुरुस्त। और उसके बाद हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है फ़खर इमाम साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे कहा कि अभी गंदम आई है और गंदम गायब हो गई है। मेरा ख्याल एक बात की निशानदेही शायद वो नहीं कर सके कि गंदम जो है हमारे यहाँ, आटा जो है वो स्मगल होता है, और इसमें कोई दो आरा नहीं कि हुकूमत ने प्रेशर लिया है। और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से पिछले 2-2.5 माह से ये बात बार बार करते नज़र आ रहे हैं कि ये मुनाफा खोर और ज़ख़ीरा अंदोज़, ये माफियाज, इनकी गर्दन नापने की ज़रूरत है, इनके गिर्द कानून का शिकंजा कसने की ज़रूरत है। तो आखिर क्या वजह है कि वाफर गंदम होने के बावजूद, वाफर चीनी होने के बावजूद ये महंगाई का रुझान क्यों है? ये दरअसल गवर्नेंस का बहरान है। और गवर्नेंस का बहरान क्यों है? ये मार्केट फोर्सेज हैं जो असरअंदाज होती हैं, और इसमें ये जो मार्केट फोर्सेज इसलिए ये ताकतवर हैं कि इंतजामी मशीनरी इनके साथ मिली होती है। इंतजामी मशीनरी को 100% पता है कि मुनाफाखोर कौन है, ज़ख़ीरा अंदोज़ कौन है, और अगर वो उन पे हाथ डाले जाए और रियासत की रिट ब्रूएकार लाई जाए तो चीनी भी बाहर आ जाएगी और आटा भी बाहर आ जाएगा और गंदम की स्मगलिंग पे काबू पाया जा सकेगा। देखिए, हम एक ज़री मुल्क है और आज तक पाकिस्तान के अंदर रोटी दाल का मसला पैदा नहीं हुआ। हाँ। आखिर ये सारा कुछ क्यों कर पैदा हुआ है? मेरा ख्याल गवर्नमेंट इस पे अच्छी तरह गौर करे। और बात यह कि रोटी आज 8 से 10 और 10 से 15 पे पहुंच चुकी है। और ये जो महंगाई का रुझान होता है हमेशा हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान होता है। और ये वाहद इशू ऐसा है जिसके असरात 95% अवाम पे होते हैं, इसीलिए हुकूमत इससे सरफे नजर नहीं बरत सकती। मैं समझता हूं कि ये सूबों का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। और हमारी गंदम और हमारा आटा, इसका कोई टेस्ट इतना लाजवाब है कि अफगानिस्तान पे जाता है, अफगानिस्तान से आगे की तरफ जाता है। स्मगलिंग पे काबू क्यों नहीं पाया जाता? मैंने जैसे कहा कि पंजाब ने पहली दफा अपना टारगेट अचीव किया है, सिंध ने टारगेट अचीव किया है, पख्तूनख्वा ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। वहां की गंदम कहां गई है? मैं समझता हूं कि जब तक आप रियासत की रिट को ब्रूएकार नहीं लाएंगे, आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की बात हो रही है, जिन्हें हम चोर डाकू करार देते रहे, आज तक उनसे एक टेढ़ी पैसा वापस नहीं लिया जा सका। इसके लिए कानून साजी की जरूरत होती है। कानून पहले भी मौजूद है कि मैं समझता हूं कि ये इंतजामी मशीनरी जो है इसको जवाबदेह बनाना चाहिए। और चीफ सेक्रेटरीज के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स की है, मोना साहबा, ये मीटिंग्स आज से 15-20 रोज पहले भी हुई, 1 माह पहले भी हुई, 2 माह पहले भी हुई। क्या वजह है कि वो खुद को जवाबदेह नहीं बनते और हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं? जब तक इस मामले पे कोई संजीदगी इख्तियार नहीं की जाएगी और रियासत की रिट ब्रूएकार नहीं आएगी, ये बहरान इसी तरह तारी रहेगा। अच्छा सलमान साहब, आपने तो तफसीलन बताया है और ये बड़ा आपने एक अहम चीज, आपने मजीद एक और फैक्टर आइडेंटिफाई करके हम तमाम को बताया है। ये स्मगलिंग, ये एक बहुत अहम उनसर है जिसके ऊपर हमें मजीद और बात करनी चाहिए।
چینی کے حوالے سے بھی تھوڑا مزید اس کو ذرا نمایاں کر دیں، الیبوریٹ کر دیں. یہ وزیر اعظم عمران خان خود بات کر چکے ہیں کہ جو چینی کے حوالے سے کارٹلز موجود ہیں ملک میں، جو ہر حکومت میں بڑے اچھے پوزیشن میں رہتے ہیں، دراصل ان کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے تو اس وجہ سے وہ ایک اب بلیک میلنگ کی سچویشن میں آ گئے ہیں ریاست کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو اسٹیبلش کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب تک آپ نے ہمیں تنگ کرنا بند نہیں کیا تب تک چینی کی قیمتیں قابو نہیں آئیں گی. یہ بات آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں اس موقف کو؟ دیکھیں مونا صاحب، اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ پچھلی 2-3 دہائیوں میں یہ جو شوگر ملز مافیا ہے یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ کا حامل رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جماعتوں میں آتے ہیں، پھر جماعتوں کو فنانس کرتے ہیں، اس کے بعد جماعتوں کو حکومت میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر اپنے مفادات جو ہیں وہ سمیٹتے ہیں. اور یہ ان کے مفادات جو ہیں یہ اربوں خربوں میں ہوتے ہیں. اور یہ بات پرائم منسٹر صاحب نے درست نشاندہی کی. اس کے حوالے سے ایک انکوائری، ایک کمیٹی بنائی گئی، وہ تحقیقاتی رپورٹ آئی، اس کے بعد کمیشن آیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشن نے یہ بات کہی کہ سارے اخراجات ملا کر جو چینی ہے وہ بازار میں 60 روپے کلو ہونی چاہیے. تو میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت ہے، ایک منتخب پرائم منسٹر ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مافیاز پہ ہاتھ ڈالا جائے، تو چینی کی قیمت تو 110 روپے پہ کھڑی ہے، 35 روپے کلو کا آٹا 70 روپے پہ مل رہا ہے. تو اس حوالے سے جواب دے تو انتظامی مشینری اور خود حکومت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے تمام تر ہدایات، آپ کے تمام تر اقدامات کے باوجود اگر آپ کو مطلوبہ رزلٹس نہیں مل رہے تو خرابی کس سطح پہ موجود ہے یہ قوم کو بتانا چاہیے. قوم کو مہنگائی کی آگ میں جل رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جب مہنگائی کا رجحان عام ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. دنیا کی جمہوری اور سیاسی تاریخ میں جب سیاستدان اور حکمران سر جوڑتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کسی اطمینان کا بندوبست کریں گے. درست بات ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں لیکن اس کے نتائج کیوں نہیں آ رہے؟ تو یہ حکومت کو ضرور سوچنا پڑے گا. اصل میں نرخ جو ہیں وہ سیٹ ظاہر کیے گئے ہیں صوبوں کی طرف سے، لیکن ان نرخوں پر میسر ہو، یہ اصل بات ہے. یہ $1 ملین سوال ہے. اس کو مزید ایک چھوٹا سا راؤنڈ اسی موضوع پہ لگائیں گے کیونکہ بڑے سارے پوائنٹرز ہیں، تمام نے بتائے ہیں، ان کو مزید ہم نے پروب کرنا ہے. پھر ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف رخ کریں گے آفٹر اے بریک. اسٹے ود اس. Muslims continue to be targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. جی ویلکم بیک ناظرین. کوئکلی اپنے پہلے موضوع کو ریپ اپ کرتے ہیں ود بریف کامنٹس فرام ایوری بڈی، اسٹارٹنگ فرام صابر بلوچ صاحب. صابر بلوچ صاحب، ابھی کافی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. جو سمگلنگ کا عنصر ہے واقعی گندم کے حوالے سے اس کی بات کرنا بھی رہ گیا تھا اور وہ سلمان صاحب نے آئیڈینٹیفائی کی ہے. یہ یہاں پر بھی ہمیں روک تھام کی سخت ترین اقدامات کی ضرورت ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا اب ظاہر اپوزیشن بھی سڑکوں پر نکل رہی ہے اور آپ ایک بہت بڑا ایشو یہ اٹھا کر نکل رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایشو اس قسم کا ہے کہ اس پہ آپ کو عوام کا سپورٹ حاصل ہوگا، یا پھر عوام آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے نیریٹو کو زیادہ بائی کریں گے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہی تقریباً کارٹلز موجود ہیں؟ دیکھیں مونا بی بی، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بات ویری امپورٹنٹ ٹو می اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ ود یو. دیکھو بات یہ ہے کہ مہنگائی کو دیکھیں یا لوگوں کی بیماری کو دیکھیں
यहाँ लोगों की जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहे उसको भी देखें। मैं सलमान साहब से भी जरा जो ना अर्ज करूंगा कि वो जरा मेरी बात को जरा यानी उस पर ध्यान दे दें कि यानी इन हालात में जहाँ पर आपका हेल्थ सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका महंगाई, अच्छा, और गरीब का रोज से गरीब तर होना, ये सब, और इसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि जी कि लोग खड़े नहीं होते, लोग सड़क पे नहीं आते। अच्छा, और हमारे हुक्मरान इस बात से खुश होते हैं कि जी कि हम इतने पॉपुलर हैं कि इन सब चीजों के होने के बावजूद भी लोग जो है ना वो बात नहीं करते, लोग हमारे साथ हैं, इसलिए लोग चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, सड़कों पे नहीं आते, घेराव जलाव नहीं करते, कुछ नहीं करते। देखें, ये दिस इज ये ट्रेंड जो है ये एक बहुत बड़ा डेंजरस जो है ना वो इसका आउटकम होगा, एक बड़ा ट्रेंड, इसलिए कि लोगों ने, आवाम ने, गरीब ने, उसने तो जो है ना ही गेव अप एवरीथिंग, उसने इंटरेस्ट ही खत्म कर दी है अपनी। अच्छा, जिस मुल्क के लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो उसके अब उसको अपने मफादात की इंटरेस्ट उसको जो है ना वो खत्म हो, तो फिर वो स्टेट, वो मुल्क, वो मुआशरे कैसे चलेंगे? अच्छा, आपको यानी अवाम से गिला है कि उनको चाहिए कि इन इश्यूज पर आपके साथ निकलें, ऑपोजिशन के साथ? मैं कहता हूँ ये लोग, अवाम का जो वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, अवाम किसी चीज में जो है ना इन्वॉल्व नहीं कर रहा है अपने आप को, अवाम को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि जी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, महंगाई नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को यानी जो है ना उनके हेल्थ का जो मसाइल हैं वो हल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एजुकेशन के मसले हल हो रहे। देखो, ये मैं कहता हूं कि इन बातों से अपने आप को लाताल्लुक रखना एक डेंजरस बात है। एक चीज, जब एक शख्स जब एक चीज से कंसर्न ना हो तो इसका मतलब वो उसका नहीं है ना। तो सर, ये तो फिर आप क्या ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपके आने वाले जो जलसे जुलूस हैं उसमें अवाम नहीं आएंगे, जो आप अभी फरमा रहे हो? मैं कहता हूँ कि देखो, हमको अवाम को बताना है, हमको अवाम का उस इंटरेस्ट को उसको फिर से दोबारा उजागर करना है, उजागर करना है, लोगों को कहना है कि भाई आपका मुल्क है, ये आपका वतन है, और ये इसको अगर यहाँ पर आपके साथ जातियां हो रही है, यू हैव गॉट ऑल द राइट टू क्राई ऑन दैट। आप उसके लिए उठे, आप उसके लिए जदोजहद करें, आप उसके लिए काम करें। जब एक बंदा कुछ करता नहीं, इसका मतलब है कि वो लाताल्लुक है ना। जब लाताल्लुक है, खुदा न खास्ता इससे भी बड़ा बहरान आ जाए तो भी वो लाताल्लुक होगा। सही है, ये आपने, हाँ, बड़ी आपने बात एक बहुत मुनफरिद एंगल से की है। सलमान साहब आपसे भी बल्कि मुखातिब भी थे, साबिर बलोच साहब, उन्होंने यही आपकी तरफ भी बात करके की है। मैं आपकी तरफ आती हूँ ताकि आप भी इस बात पे रिस्पॉन्ड करें। बड़ी एक मुनफरिद थॉट है, लेकिन गजाला साहिबा, ये थॉट आपके लिए भी है कि हुकूमत को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि दरअसल अवाम की जो लाताल्लुकी है वो एक तरह से एक इनसेंसिटिविटी की मिसाल है कि अगर उनको महंगाई से सरोकार नहीं हो रहा और वो सड़कों पर नहीं आ रहे, एक ये इसके ऊपर भी तबसरा कीजिएगा। और दूसरा, रियासत की रिट का जो एक सवाल जो सलमान साहब ने उठाया था हुकूमत से, उसका भी जवाब दीजिएगा कि अल्टीमेटली तो ये गवर्नमेंट की तरफ फिर लोग देखेंगे और रियासत पाकिस्तान की तरफ कि अगर ये मसाइल दरपेश हैं तो आप ही ने इन कार्टल्स पे काबू करना है। और क्या वजह है कि बार बार वजीर आजम साहब की बात कर रहे हैं कि ये लोग मुझे आंखें दिखा रहे हैं जो ये कार्टल्स हैं, लेकिन फिर भी देर समहाउ आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कीमतें कंट्रोल में नहीं आ रही। देखिए, जहाँ तक कार्टल्स को कंट्रोल करने की बात है, प्राइम मिनिस्टर का खास ये एहकामात हैं और बहुत सख्ती से निपटा जाएगा उन लोगों के साथ। किसी को ये हक मौजूद नहीं है कि वो अवाम के खाने पे, उनके लुकमे पे डाका डाले और उनके खानों को, जो एक आम आदमी को सिर्फ रोटी चाहिए और उसको एक थोड़ी सी सस्टेनेंस चीनी चाहिए, रोटी चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, जो गरीब तरीन आदमी के लिए जरूरत है, उस तक को अगर उसके मुंह लुकमा छूने का कोई ऐसा अपने हजार के लाभ बनाने के चक्कर में, तो जरूर उसके ऊपर क्रैक डाउन होगा। चाहे वो कहीं से भी ताल्लुक हो, किसी धड़े से भी उसका करेक्शन हो, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो हमारा खास, हमारी गवर्नमेंट का स्टैंड है। और आप इसको देखेंगे कि अभी जो आप ये आगे दिन आ रहे हैं, इसमें इसको और ज्यादा सख्ती से लिया जाएगा। सही है, यानी कि एक्शन भी होगा वाकई। जी, गवर्नेंस है, गवर्नेंस जरूरी है, बट 18वीं तरमीम के तहत सूबों का इख्तियारात हैं और सूबों को चाहिए कि जहाँ जहाँ पे भी होर्डिंग हो रही है उसकी उसको चेक करें, राइट।
کی نشاندہی کریں اور اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پنش بھی کریں. اس وقت یہ جو ہے یہ کسی ایک پرسنل کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا گورنمنٹ کی خالی مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام عوام کا مسئلہ ہے اور جتنے بھی لوگ پالیٹکس میں ہیں وہ سارے کے سارے عوام کے نمائندے ہیں چاہے وہ ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے. ان کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی بات ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے منسلک ہو اگر وہ ہوردنگ کر رہے ہوں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا یہ جائے بات اور صحیح ہے. ان کو چانس لینا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ اپنے ویٹ کو یوز کرے گی اس کے لیے اور پرائس ہائیک کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. پرائس کنٹرولنگ میکانزم بالکل یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے سارے صوبوں کی طرف اور ایون مطلب پی ٹی آئی سے تعلق کیونکہ غزالہ صاحبہ کا اور پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں حکومت پھر بلوچستان میں بی اے پی پیپلز پارٹی کی سندھ میں. سلمان صاحب یہ ذرا فرمائیے گا اس ٹاپک کے اوپر ذرا اپنے کنکلوزیو ریمارکس دیں تاکہ اگلے موضوع پہ میں کوئکلی بڑھوں. عوام کی بے حسی کا بھی تعلق جو ہے وہ لگایا گیا ہے. صابر صاحب نے آپ کو کہا کہ آپ یہ سنیں ان کے ریمارکس یہ بڑی ایک منفرد تھاٹ ہے. عوام بالکل بے حس نہیں ہے. Can I speak please? Can you allow me to? عوام بالکل بے حس نہیں ہے. عوام کو بہت اچھی طرح سے اجاگر کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی بھی کرپٹ مافیا کے خلاف انہوں نے اٹھنا ہے. تو عوام جو ہے وہ آگاہ ہے. عوام تو ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. یہ بنیادی اقدامات جو کرنے ہوتے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں اور انتظامی مشینری کے ذریعے کرنے ہوتے ہیں. وہ تو حکومت ذمہ دار ہے اس حوالے سے. اور دیکھیں بات یہ کہ جو غزالہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ بات درست ہے کہ جی یہ سارے کارٹلز جو ہیں یہ ساری پارٹیز پہ موجود ہیں. مسلم لیگ نون میں موجود ہیں پیپلز پارٹی میں موجود ہیں ان کی شوگر ملز موجود ہیں اور وہ کمیشن کی رپورٹ میں ساری بات کھول کے رکھ دی گئی تھی. اور بار بار ہم یہ کہیں کہ جی ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. نشاندہی پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہو چکی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آخر یہ اتنے مضبوط کیوں ہیں. ان کے خلاف کاروائی جو کرنی ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہوتی ہے اور حکومت کی ہدایت پہ کرنی ہوتی ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی مسئلہ جو ہے یہ گورننس کا مسئلہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ بات کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم ان مافیاز کو ان کے انجام پہ پہنچائیں گے. تو انجام پہ پہنچانے کی ذمہ داری جن کی ہے وہ کیوں نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہیں کریں گے. دیکھیں بات یہ کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ بیچاری کڑتی رہتی ہے خود کو جواب دہ بنا لیتی ہے اور وہ اربوں خربوں لوٹ کے پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں. رائٹ ناظرین بالکل یہ کارٹلز ان کو ناؤ از دا ہائی ٹائم اور یہ ہائی ٹائم کافی پہلے سے آ چکا ہے. یہ دوسرا اپنے موضوع کوئکلی اس کو کور کرتے ہوئے کوئی تقریباً 40 افراد پر نون لیگ کے جو اپوزیشن کے ہیں رہنما وغیرہ انکلوڈنگ جناب نواز شریف ان کے اوپر غداری کے مقدمات سیڈیشن کے جو ایف آئی آرز ہیں وہ لانچ کی گئی ہیں. 2 پرسپیکٹیوز واضح طور پر ہیں. میں کوئکلی بس بتا دوں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ قانون کے حساب سے اس کے اوپر کاروائی ہو. کل کابینہ میں اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی اور کافی سارے جو کانفلکٹنگ ویوز تھے وہ حکومتی اپنے اراکین سے بھی موصول ہوئے اور یقیناً یہ جو روش ہے اٹ سیلف وہ ٹھیک نہیں ہے. جو غداری کے مقدمات کے اس طرح سے کسی کو بھی لیبل کر دینا یہ بالکل یہ روش ٹھیک نہیں. لیکن گورنمنٹ نے اس سے لا تعلقی کا مکمل ڈسکنیکٹ کا اظہار کیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی ریونج میں یقین نہیں رکھتے ہیں. دوسری طرف اپوزیشن کا موقف اس میں آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اس سے واقعی گورنمنٹ لا تعلق ہے. اور آج جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوبارہ سے جو بیٹھک ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب پورے ملک گیر سطح پر احتجاج اور جو ریلیز وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جائے گا اور دراصل اس کو روکنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں. صابر صاحب سٹارٹنگ ود یو اس سیگمنٹ میں تھوڑا سا میرے پاس وقت مختصر ہے لیکن فرمائیے گا گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو تو آپ نہیں مان رہے ہیں اور یہ تو خود وزیر اعظم عمران خان جب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی ریونج میں یقین نہیں رکھتے ہیں کیونکہ جب یہ اس قسم کے مقدمات ان پہ بھی بنتے تھے یا پی ٹی آئی پہ بطور اپوزیشن بنتے تھے تو اس وقت بھی سخت وہ لوگ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے سخت احتجاج کرتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت ایٹ پریزنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے یہ گورنمنٹ کا یہ نیریٹو؟ کیبنٹ میٹنگ میں آپ اپنے وزراء کو کہتے ہیں کہ بھئی ان کو سخت جواب دے دو, ان کے پیچھے پڑو, ان کو ایکسپوز کرو. بات یہ کہ ایک شائستگی ہوتی ہے گورنمنٹ سنے, گورنمنٹ کو سننا پڑے گا. گورنمنٹ
سے جو ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں گورنمنٹ جو نا ان ڈیمانڈ کو کوشش کرے کہ وہ کو پورا کرے. گورنمنٹ سے لیجسلیشن کی بات کی جاتی ہے, گورنمنٹ لیجسلیشن کرے, اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کرے. جو ترامیم ہیں لوگوں کی, کیونکہ اپوزیشن میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ وہ گورنمنٹ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے, بیکاز دے آر ناٹ دی گورنمنٹ. صابر صاحب میرے پاس کیونکہ تھوڑا سا سیگمنٹ کے لیے وقت مختصر ہے جی, کوئکلی ریپ اپ کریں تاکہ میں غزالہ صاحبہ اور سلمان صاحب کی طرف بھی بڑھوں. جی کہ یہ جو چینی کا جو مافیا ہے اس میں لوگ مسلم لیگ نون لیگ سے بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ہیں. بھئی آپ صرف جماعت کے یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کی بات نہ کریں. چینی کی بزنس مین 90% لوگ تو بزنس مین ہیں, خود کاروباری لوگ ہیں جو دوسرے ہیں. ان کا اگر 5-10% ہے, اگر یہ لوگ شامل ہیں, ہاں یہ بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. ہاں تو آپ بات یہ ہے کہ آپ کے پولیٹیکل لوگ بھی تو ہیں لگا ہوا ہے کہ جی کہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا ان کا؟ صحیح, دیگر لوگوں پولیٹیکل لوگوں کو بھی پکڑیں. جی غزالہ صاحبہ کوئکلی جواب دیجیے گا, رسپونڈ کیجیے گا صابر صاحب کے تمام باتوں کا. وہ کہہ رہے ہیں بردباری کا مظاہرہ کرے گورنمنٹ, آپ کو بڑا دل رکھنا پڑے گا. دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کرے گی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ تمام ایسے جو اگر آپ ملک سے باہر ایک کانگریس ملک سے باہر جا کر جو غیر ذمہ دارانہ تقریر کرتے ہیں, جو کہ ایک پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور وہ اس قسم کی تقریر اگر کریں گے اس کے تمام اداروں کو برا بھلا کہیں گے انٹرنیشنل اس پہ بیٹھ کر, تو آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی صلاحیت کو اس کا خطرہ ہے کہ نہیں. مگر اگر پرائم منسٹر اس سے لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں, اس ایف آئی آر سے ان کا تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کو گھسیٹ کے گول گھما کے پرائم منسٹر کو کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب پرائم منسٹر نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا کہ جی میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں کسی قسم کی بھی پولیٹیکل ریونج کے خلاف ہوں, تو پھر اس بات کو گھما پھرا کے قدر اہمیت دینے کا مطلب کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بات کا, اس کی ڈیپتھ کیا ہے اور اس کو یہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں, اور یہ کس طرح سے اس تقریر کو چھپانا چاہتے ہیں صرف اس ایک ایف آئی آر کے پیچھے. بھائی اگر ایک پرسن نے ایف آئی آر درج کی ہے اہم لوگوں کے خلاف, تو وہ اس کا اپنا انفرادی عمل ہے, اور اس پہ منسٹر نے اپنی لاتعلقی کا اظہار کر دیا, تو اس پہ پھر پرائم منسٹر کو یا پارٹی کو لیکن غزالہ صاحبہ کوئکلی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن کو تو الٹا سافٹ کارنر مل گیا عوام کی طرف سے اس قسم کے ایف آئی آر کے اندراج سے؟ بالکل سافٹ کارنر نہیں ملا, ان کو یہ پتا چل گیا کہ عوام جو ہیں وہ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. آئی سی, میرے خیال میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ملا ہے. It's a debatable thing کہ ایک گھڑا جو ہے وہ ان کو غدار سمجھتا ہے, ان کی اسپیچز کو ہیٹ اسپیچز سمجھتا ہے, اور میرے خیال میں ایسی اسپیچز جو ہیں, میرے اپنا پرسنل اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اسپیچز کو فروغ دینا غلط ہے, اور پہلی دفعہ ان کو اجازت دی گئی, مگر آئندہ ایسی اجازت ان کو نہیں ملے. ٹھیک ہے, رائٹ. سلمان صاحب فرمائیے گا کوئکلی پلیز, یہی اس پہ رسپونڈ کر دیں, سافٹ کارنر ملا ہے یا نہیں ملا اپوزیشن کو, کس کا نیریٹو زیادہ بائے کر رہے ہیں عوام؟ دیکھیں مونا صاحبہ, ایک بات تو خوش شاید ہے کہ حکومت نے اس سے لاتعلقی ظاہر کی ہے, لیکن ایک نیا پن ہے. بات یہ کہ آپ کی سیاسی تاریخ میں غداری کے الزامات بھی لگتے تھے اور بغاوت کے مقدمات بھی بنتے تھے, چھوٹے صوبوں کے لوگ ٹارگٹ ہوتے تھے, پنجاب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. اب پنجاب کی لیڈرشپ پہ مقدمات بنے ہیں, چھوٹے صوبوں کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کھڑی ہے, گورنمنٹ لاتعلقی ظاہر کر رہی ہے. یہ ایک بڑا پوزیٹیو رجحان ہے, اور جہاں تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی سادہ معاملہ ہے, یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. ایف آئی آر چوری کی بھی کٹوانی ہو, میں آپ کو عملی بات کرتا ہوں, میں 30 سال سے جرنلزم میں ہوں, چوری کی ایف آئی آر کے لیے بھی ایس پی سے اجازت دینی ضروری ہوتی ہے. یہ کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہے. میں تو بطور جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ یہ کس نے کیا ہے, لیکن بات یہ کہ حکومت کو کیوں نہیں پتا ہے, حکومت کو دفاعی محاذ پہ آنا پڑا ہے, حکومت اس صورتحال میں امبیرس ہوئی ہے. تو بات یہ کہ اس کی تحقیقات ضرور کرنی چاہیے. یہ آج کے پاکستان کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے, انتشار اور خلفشار کی نہیں ہے. ہمارا دشمن منہ کھول کے کھڑا ہے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف غدار کی گردان کر کے ان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. آج کے پاکستان کے اندر اتحاد یکجہتی کی ضرورت ہے.
पाकिस्तान को मजबूत करने की जरूरत है, पाकिस्तान को आगे ले जाने की जरूरत है। जो पाकिस्तान के अंदर एक कश्मकश, महाजराई और तनाव की कैफियत पैदा की गई है, मैं समझता हूं ये दुश्मन का एजेंडा है। सियासतदानों को अपने तर्ज-ए-अमल का जायजा लेना चाहिए, अपने गिरेबानों में मुंह डालना चाहिए, और यही वजह फिर पाकिस्तान के लोग मायूस होते हैं सियासतदानों से। पाकिस्तान एक सियासतदान की स्ट्रगल की वजह से बना था। पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार भी सियासतदानों के तर्ज अमल पे है। इन्हें चाहिए कि ये जिम्मेदारी का कोई सबूत शक दें। नहीं, पाकिस्तान दरअसल इससे नाज़रीन कोई खूबसूरत मेरा ख्याल है कंक्लूसिव नोट हो नहीं सकता कि पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद की नतीजे में एक जो है हमारे सामने आया है और हमें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन गजाला सैफी साहिबा, जनाब साबिर बलोच और जनाब सलमान गनी हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज बनाओ।